सही वन आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में आप सभी से मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ नोट बनाइए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। और रिवीजन करने के लिए आपका नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट बनाइएगा तभी आप रिवीजन करिएगा, बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी गाइस। और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर आउट रहेगी आपको एग्जाम में उतना ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। तो गाइस चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइस, वो हमारा सेट 49 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के हमारे आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो सेट 49 है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 3। तो गाइस दक्षिण भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है ये कितना है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या गाइस, तो आपके शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है ये 8 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसमें जो है आपका 8 शास्त्रीय नृत्य जो है ये कौन-कौन सा है, तो इसमें मैं एक-एक करके लिखाती हूँ, इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि आपका जो शास्त्रीय नृत्य है वो सबसे पहले आपको याद रखना है वो कौन सा गाइस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है भरतनाट्यम। 8 शास्त्रीय नृत्य आपको पता होना चाहिए गाइस। तो सबसे पहले हो गया आपका भरतनाट्यम हो गया, उसके बाद बात करते हैं गाइस दूसरा जो हो गया, दूसरा जो हो गया ये आपका हो गया गाइस कथक हो गया। तीसरा अगर हम बात करें गाइस, तीसरा आपका कौन सा हो गया, तीसरा जो हो गया वो हो गया आपका कथकली हो गया, ठीक है। तीसरा जो हो गया ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा जो हो गया गाइस ये आपका कथकली हो गया। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करें, चौथा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो चौथा जो हो गया ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो चौथा हो गया आपका मोहिनी अट्टम हो गया। चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, चौथा जो हो गया ये आपका मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस इसमें पांचवा, पांचवा जो है ये आपका कौन है। तो अगर हम पांचवे की बात करें गाइस, तो मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ, इसको नोट करिएगा। पांचवा जो है ये आपको याद रखना है, पांचवा जो है ये आपका मणिपुरी हो गया। पांचवा जो है मणिपुरी हो गया, जो कि ये मणिपुर का है। उसके बाद अगर हम छठा की बात करें, छठा जो है ये आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य हो गया। छठा जो हो गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये ओडिसी हो गया। छठा जो है ये आपका कौन सा हो गया, ओडिसी हो गया, जो कि ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद अगर सातवां की बात करें, ये आपका कौन सा हो गया गाइस, सातवां जो है ये आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश हो गया, जो कि सॉरी ये जो है ये आपका कौन सा हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, जो कि ये कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। तो सातवां शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया गाइस, तो सातवां हो गया आपका कुचिपुड़ी हो गया, ये आपको ध्यान रखना। और जो आठवां हो गया ये आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य हो गया, आठवां जो हो गया ये आपका सत्रिया हो गया, जो कि आपका जो है ये कहाँ का है, सत्रिया जो है ये असम का है, ठीक है। अब इसमें मैं बताऊंगी कि कितने नृत्य जो है ये दक्षिण भारत के हैं, कितने कितने जो है ये आपके जो है ये उत्तर भारत के, ठीक है। तो इसको एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है गाइस, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना, ये दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें इसमें 4 कौन कौन सा है, तो इसको मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ, जो कि मैं साउथ लेके आऊंगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है भरतनाट्यम, ठीक है, ये जो है ये आपका साउथ का हो गया। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है कुचिपुड़ी, ये भी आपका साउथ का हो गया। उसके बाद आपको याद रखना गाइस मोहिनी अट्टम, ये भी आपका साउथ का हो गया। और कथकली ये भी आपका साउथ का हो गया, ठीक है। ये कथकली जो है ये आपका केरल का है, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है। तो ये जितने भी ये 4 शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपके साउथ के शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये 4 हो गए आपके दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य की। आप बात करते गए कि इसमें हम बात करेंगे कि अब जो है उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कौन है गैस, तो यहाँ पे लिखिएगा जो कथक जो है ये मात्र जो है गैस, याद रखिएगा कथक जो है ये मात्र जो है ये एक जो है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्थ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कथक जो है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य का संख्या, और सिर्फ एक है जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, वो भी कथक, जो कि आपके कहाँ का है गैस, तो ये आपको ध्यान
रखना है। ये जो है ये आपके जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके यूपी का है, ये आपको ध्यान रखना है। कथक जो है ये आपके कहाँ का है, तो ये आपके जो है कथक जो है यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। कथकली जो है ये आपके केरल का है। मोहिनीअट्टम जो है ये भी आपके केरल का है। मणिपुर जो है ये आपके मणिपुर का है। उड़ीसा आपके उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। और सत्रिया जो है ये आपके असम का है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है नॉर्थ का जो है कथक जो है ये नॉर्थ का है, तो मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो साउथ के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। साउथ के शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। साउथ के शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है ये 4 है। नॉर्थ की अगर बात करें गाइस, तो नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है वो सिर्फ 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस नॉर्दर्न ईस्ट की, यानी कि उत्तर पूर्व भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है गाइस, तो नॉर्दर्न ईस्ट की जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्दर्न ईस्ट की शास्त्रीय नृत्य की संख्या 2 है। और अगर हम बात करते हैं गाइस कि साउथर्न ईस्ट की, यानी कि दक्षिण पूर्व भारत की शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण की जो है वो सिर्फ 1 है। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की जो है शास्त्रीय दक्षिण पूर्व की जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या वो 1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो है आपका जो है ये जो है भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी साउथ का हो गया, और ये जो है कथक जो है ये नॉर्थ का हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस कि ये जो है ओडिशा जो है ये आपका कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका साउथर्न ईस्ट का है। ओडिसी जो है ये आपका कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा जो है ये आपके जो है साउथर्न ईस्ट का जो है, यानी कि दक्षिण पूर्व का जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो दक्षिण पूर्व का जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका ओडिशा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है मणिपुर, इसके बाद जो है गाइस आपको याद रखना है मणिपुर की अगर हम बात करेंगे, मणिपुर जो है ये आपका कहाँ का है, तो याद रखिएगा मणिपुर जो है गाइस मणिपुरी और सत्रिया जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी और सत्रिया जो है ये आपके कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मणिपुरी और जो सत्रिया है गाइस ये आपको याद रखना है उत्तर पूर्व का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्दर्न ईस्ट का आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है मणिपुरी जो है ये आपके नॉर्दर्न ईस्ट का है, और अगर सत्रिया की बात करें गाइस तो ये भी आपके नॉर्दर्न ईस्ट का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइस यहाँ पे जो राज्य वाला है ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा मणिपुरी और सत्रिया जो है ये आपके नॉर्दर्न ईस्ट का है। ओडिसी, कचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम साउथ का, कथक नॉर्थ का, और ओडिसी जो है ये साउथर्न ईस्ट का, यानी कि दक्षिण पूर्व का जो है ये है। आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगर जो भरतनाट्यम है ये किस राज्य का है ये पूछे या ना पूछे, लेकिन जरूर पूछा जाता है कि ये दक्षिण भारत का है या उत्तर भारत का है, या दक्षिण पूर्व भारत का है या उत्तर पूर्व भारत का, तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौरभ गांगुली की, ऑप्शन बी कपिल देव की, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर की, या ऑप्शन डी युवराज सिंह की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये किसकी है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है कपिल देव जो है इनके लेखक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ना देकर सिर्फ यहाँ पे अगर प्रश्न रहता है कि एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो याद रखिएगा एन ऑटोबायोग्राफी जो लिखा गया था गाइस, याद रखिएगा ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो याद रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि सौरभ गांगुली के द्वारा जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी गाइस, तो याद रखिएगा सौरभ गांगुली के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ए सेंचुरी, याद रखिएगा ए सेंचुरी जो ये है ये किसके द्वारा लिखा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा
तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है याद रखिएगा, ये जो है सौरव गांगुली के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के द्वारा, सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी गाइस, तो याद रखिएगा प्लेइंग इट माई वे जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लेइंग इट माई वे जो है गाइस याद रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो याद रखिएगा प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं युवराज सिंह के द्वारा जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। युवराज सिंह के द्वारा जो है द टेस्ट ऑफ लाइफ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो याद रखिएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो याद रखिएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह जो है इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कपिल देव की जो है कुछ और पुस्तक, जैसे कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो गया, जो कि कपिल देव की है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट माई स्टाइल जो है गाइस याद रखिएगा, क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा क्रिकेट माई स्टाइल जो है गाइस याद रखिएगा ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये भी कपिल देव के द्वारा लिखा हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से छह नृत्य की कितनी शैलियां हैं, तो आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। छह नृत्य की कितनी शैलियां गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। छह नृत्य की जो है ये 3 शैलियां, अगर हम बात करें छह नृत्य की जो है ये 3 शैलियां जो है ये कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। छह नृत्य की कितनी शैलियां, तो याद रखिएगा छह नृत्य की जो है ये 3 शैलियां, अगर हम बात करें ये 3 शैलियां कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसकी 3 शैलियां की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है सरायकेला, याद रखिएगा सबसे पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है 3 शैलियां जो है ये कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला हो गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है सरायकेला हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है ये कौन सी शैली हो गई, दूसरा जो हो गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है पुरुलिया हो गया। दूसरा को याद रखना है कौन सी शैली हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है ये आपका पुरुलिया हो गया। और तीसरा जो है ये कौन सी शैली हो गई गाइस, तो पुरुलिया हो गया। और तीसरा जो हो गया ये कौन सा हो गया, तीसरा जो हो गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है मयूरभंज हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है तीसरा जो है ये कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तीसरा जो है ये मयूरभंज हो गया। अब हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है ये 3 स्टेट से संबंधित है, 6 जो है ये 3 राज्य से संबंधित है। तो सरायकेला जो है ये किस राज्य से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा सरायकेला जो है ये झारखंड से है, ये झारखंड की शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। सरायकेला जो है ये कहाँ की शैली है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सरायकेला जो है ये झारखंड की शैली हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुरुलिया जो है ये कहाँ की हो गई गाइस, तो याद रखिएगा पुरुलिया जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये पश्चिम बंगाल का हो गया। पुरुलिया जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पुरुलिया जो है ये पश्चिम बंगाल का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मयूरभंज, मयूरभंज जो है ये कहाँ के हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये ओडिशा का हो गया। मयूरभंज जो है ये आपका कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मयूरभंज जो है ये आपके ओडिशा का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छह नीट को जो है guys याद रखिएगा, छह नीट को जो है guys यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा 2010 में guys ये आपको ध्यान रखना है। छह नीट को जो है 2010 में आमोद संस्कृति में इसे शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसे आपको याद रखना है कि इसे जो है छह नीट को जो है आमोद सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। छह नीट को जो है आमोद सांस्कृतिक धरोहर में जो शामिल किया गया ये 2010 में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया है तो याद रखिएगा इसे जो है 2010 में जो है शामिल किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में जो है इसे 2010 में जो है शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट को आपको नोट करना है और याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सरायकेला और पुरुलिया में जो है मुखौटे का प्रयोग होता है, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन गाइज आपको याद रखना है कि जो मयूरभंज जो है गाइज याद रखिएगा इसमें जो है गाइस याद रखिएगा इसमें जो है मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मयूरभंज में जो है गाइस याद रखिएगा छौ का प्रदर्शन जो है मयूरभंज में जो होता है गाइस, यहाँ पे आपको लिखना है कि मयूरभंज में जो है छौ का प्रदर्शन जो होता है गाइस, याद रखिएगा मयूरभंज में जो है छौ का प्रदर्शन जो है गाइस, याद रखिएगा छौ का प्रदर्शन जो है ये बिना मुखौटे का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। छौ का प्रदर्शन बिना मुखौटा का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस दोनों में जो है सरायकेला और पुरुलिया में जो है मुखौटे का उपयोग होता है, लेकिन इसमें
जो है प्रदर्शन जो है बिना मखौटा का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और किस में होता है गाइस? मयूरभंज में, जो कि आपके उड़ीसा का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि किस प्रकार की चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी कायांतित चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, या ऑप्शन डी ग्रेनाइट चट्टान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है कोयला और पेट्रोलियम जो है ये किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो है इसका जो है इस चट्टान की अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें जो है कि इसका जो है उदाहरण कौन-कौन से है गाइस, तो अगर हम बात करें कि अवसादी चट्टान की अगर हम उदाहरण की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान के जो उदाहरण हो गए गाइस, याद रखिएगा इसका जो उदाहरण हो गया, सबसे पहले आपको याद रखना है बलुआ पत्थर जो है ये किस चट्टान के उदाहरण है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बलुआ पत्थर जो हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये किस चट्टान के उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है जो आपका हो गया गाइस सेल हो गया, ये भी किसका उदाहरण है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सेल जो है ये भी अवसादी चट्टान का उदाहरण हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे कोयला के बारे में। सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है ये कौन सा राज्य है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जो है गाइस, याद रखिएगा अगर मेरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये झारखंड में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये किस राज्य में होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जो है गाइस, ये आपको याद रखना है, ये जो है झारखंड में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये झारखंड में होता है। अगर हम बात करें कि झारखंड में भी ये कहाँ पे होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है झारखंड के किस जिले में होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है झारखंड के जो गाइस याद रखिएगा झरिया। झरिया में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा झारखंड के झरिया में जो है सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की रचना की है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेमचंद के द्वारा जो है कौन सी उपन्यास की रचना की गई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जो है गोदान। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस गोदान को जो है ये इसका जो है कब प्रकाशन किया गया गाइस, तो अगर हम बात करते हैं कि गोदान का जो है ये प्रकाशन कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोदान का जो प्रकाशन हुआ था गाइस, ये आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1936 में, जो है इसका प्रकाशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन कब हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि 1936 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि गोदान जो है गाइस याद रखिएगा ये प्रेमचंद का जो है गाइस याद रखिएगा गोदान जो है ये आपको ध्यान रखना है कि गोदान जो है ये प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोदान जो है गाइस याद रखिएगा ये प्रेमचंद का सबसे अंतिम उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद का अंतिम जो है गाइस याद रखिएगा प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं और कौन कौन सी रचनाएं जो प्रेमचंद की गई, तो यहाँ पे हम इसको एक एक करके नोट करिएगा गाइस। जैसे कि आपको याद रखना है पूछ की रात किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछ की रात जो है गाइस याद रखिएगा ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछ की रात जो है ये प्रेमचंद की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कर्म भूमि। कर्म भूमि जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्म भूमि जो है ये भी प्रेमचंद की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, आपको याद रखना है जो कि सबसे प्रसिद्ध है ईदगाह। ईदगाह जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईदगाह जो है ये भी प्रेमचंद की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है निर्मला। निर्मला जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्मला जो है ये भी प्रेमचंद की रचना है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है रंग भूमि जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रंग भूमि जो है गाइस याद रखिएगा ये किसकी रचना है, ये भी प्रेमचंद की है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपको याद रखना है जो कि है नमक का दरोगा जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नमक का दरोगा जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नमक का दरोगा जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नमक का दरोगा जो है ये किसकी रचना है,
प्रेमचंद की रचना, तो ये भी आपको याद रखना है कि नमक का दरोगा जो है ये किसकी रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नमक का दरोगा जो है ये प्रेमचंद की रचना, तो ये प्रेमचंद के कुछ जो है उपन्यास है गाइस, याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट याद है कि गोदान जो है ये प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैडमिंटन से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी हॉकी से, या ऑप्शन डी पोलो से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है क्रिकेट से संबंधित। ईरानी ट्रॉफी जो गाइस याद रखिएगा, ये रणजी ट्रॉफी चैंपियन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया था। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ईरानी ट्रॉफी जो है गाइस ये किसके नाम पे रखा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईरानी ट्रॉफी जो है गाइस ये किसके नाम पे रखा गया गाइस, तो याद रखिएगा, ये JR ईरानी के नाम पे जो है इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। JR ईरानी के नाम पे जो है इसका जो है रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम रखा गया था। और जेडर ईरानी जो है ये किन से जुड़े हुए गए, ये आपको ध्यान रखना है, ये BCCI से जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किससे जुड़े हुए गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये BCCI से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्रिकेट से कौन कौन सा कप जो है ये संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईरानी कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं और कौन कौन सा कप है जो कि संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ईरानी कप हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, आपका जो है रणजी ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रणजी ट्रॉफी जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो ये भी जो है ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी के बाद गाइस आपको याद रखना है, जो आपका जो है देवधर ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देवधर ट्रॉफी जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी जो है ये भी आपको याद रखना है, ये जो है किससे संबंधित है, तो ये भी आपके जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देवधर ट्रॉफी के बाद आपको याद रखना है गाइस, जो आपका जो है दिलीप ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है, तो दिलीप ट्रॉफी जो है ये भी आपका जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो दिलीप ट्रॉफी जो है गाइस याद रखिएगा। दिलीप कप भी जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये भी आपको याद रखना है। विजय हजारे कप जो है ये किससे संबंधित है, तो विजय हजारे कप जो है ये भी आपके क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाई हूँ जो कि आपको याद करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रॉफी वाला पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैडमिंटन से आपका कौन कौन सा जो है कप संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा थॉमस कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि थॉमस कप जो है ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उबेर कप, उबेर कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उबेर कप जो है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद अगर हम एक पॉइंट इसमें ये बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित तो है लेकिन ये महिला से संबंधित है या फिर पुरुष से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। थॉमस कप जो है ये आपके पुरुष से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप जो है ये पुरुष से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके जो है उबेर कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उबेर कप जो है ये आपके महिला से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस हॉकी, हॉकी से जो है आपको कौन सा कप संबंधित है, तो आगा का कप हो गया या फिर बेटन कप हो गया, ये सब जो है ये किससे संबंधित है। बेटन कप याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोलो, पोलो से आपका कौन सा हो गया, तो राधा मोहन कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। राधा मोहन कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट में जो खिलाड़ी होते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है, 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60 मिनट, ऑप्शन बी 50 मिनट, ऑप्शन सी 40 मिनट, या ऑप्शन डी 45 मिनट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है 60 मिनट की होती है। और ये 15 मिनट की जो है गाइस याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच जो है ये 60 मिनट की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो
15 मिनट के जो है 4-4 क्वार्टर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 15 मिनट के जो है गाइस याद रखिएगा 4-4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट के जो है गाइस याद रखिएगा ये 4-4 जो है, ये जो है 4-4 जो है 4-4 क्वार्टर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसे, अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है, तो इसे आप ठीक से समझिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अगर हम सबसे पहले इसे मैं समझाने के लिए लिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है 60 मिनट का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 60 मिनट का होता है, जो कि ये 4-4 का होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितने का होता है, तो याद रखिएगा ये 4-4 का होता है, ठीक है। तो अगर हम 4-4 में आपको याद रखना है, तो ये जो हो जाएगा 15 मिनट का जो है गाइस, यहाँ पे आपको याद रखना है 4-4 क्वार्टर होता है। 15 मिनट का जो है ये आपको ध्यान रखना है 4-4 क्वार्टर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15-15 मिनट का। उसके बाद अगर आपको याद रखना है कि इस जो है 15 मिनट में जो है ये बीच वाला जो है गाइस आपको याद रखना है, इसमें जो है ये कितना मिनट का ब्रेक होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो होता है 15 मिनट का ब्रेक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कितना मिनट का ब्रेक होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है गाइस आपको याद रखना है कि इसमें जो है 15 मिनट का जो है गाइस याद रखिएगा 15 मिनट का जो है ब्रेक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट का जो है गाइस याद रखिएगा 15 मिनट का ब्रेक होता है, और इसमें जो है गाइस याद रखिएगा हर 15 मिनट के बाद गाइस आपको याद रखना है, हर 15 मिनट के बाद जो है गाइस आपको याद रखना है कि इसमें जो है कितना मिनट का ब्रेक होगा। तो हर 15 मिनट के बाद जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है 2 मिनट का ब्रेक होगा। हर 15 मिनट के बाद जो है ये कितने मिनट का ब्रेक होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 मिनट का ब्रेक होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर गाइस हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है गाइस, कि अगर आपसे प्रश्न पूछे हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा हॉकी में जो है खिलाड़ियों की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 11 जो है हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें जो है अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि हॉकी से आपका जो है बेटन कप जो है ये आपका जो है ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये भी आपके जो है हॉकी से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मालवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी जो है पाई जाती है मालवा क्षेत्र में। और अगर हम बात करते हैं गाइस काली मिट्टी का जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है 47% तक जो विस्तार है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी का 47% तक जो है गाइस आपको याद रखना है। जो 47% तक जो है गाइस याद रखिएगा इसका विस्तार जो है 47% तक जो है मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 47% जो है विस्तार जो है ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश 47% तक मध्य प्रदेश में विस्तार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट को नोट करने के बाद आप याद रखिएगा कि काली मिट्टी जो है यहाँ पे लिखिएगा गाइस कि काली मिट्टी में जो है गाइस आपको याद रखना है नाइट्रोजन जो है ये कम मात्रा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काली मिट्टी में आपको याद रखना है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि काली मिट्टी में जो है आपका कौन सा कम मात्रा में पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी में जो है ये आपका नाइट्रोजन जो है ये कम मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है गाइस याद रखिएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये काली मिट्टी में जो है गाइस याद रखिएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है गाइस याद रखिएगा ये कम मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कम मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी में कम मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं काली मिट्टी के लिए जो है कौन-कौन सी अगर हम बात करते हैं कि काली मिट्टी के लिए कौन-कौन सी जो है फसल उपयुक्त होती है गाइस, काली मिट्टी के लिए कौन-कौन सी फसल जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो उपयुक्त होती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। कपास के लिए जो है ये फसल जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी में जो है ये इसी वजह से इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कपास के लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। बहुत लोगों को पता है कि कपास के लिए
लिए उपयुक्त होती है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें और किसके लिए उपयुक्त होती है गाइस, तो याद रखिएगा बाजरा के लिए भी जो है काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस फसल के लिए। और कौन कौन सी फसल है जो उपयुक्त होती है इस मिट्टी में, तो कपास हो गया, बाजरा हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है ज्वार हो गया गाइस, उसके बाद आपको याद रखना और कौन सी हो गई फसल, तो ज्वार हो गया, इसके बाद आपको याद रखना है मूंगफली हो गया गाइस, इसके अलावा जो है आपकी कौन सी फसल हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मूंगफली हो गई। उसके अलावा अगर बात करते हैं और कौन सी फसल हो गई गाइस, तो और याद रखिएगा मूंगफली हो गया, उसके बाद तिलहन हो गया। ये सब जो है ये किसके लिए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये सब जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है काली मिट्टी में उपयुक्त होती है ये सारी फसल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें काली मिट्टी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो एक आपको याद रखना है इसे जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें और कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है इसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है रेगुर मृदा कह लीजिए या रेगुर मिट्टी कह लीजिए, इस नाम से भी इसे जाना जाता है काली मिट्टी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें जो है काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी कर्नाटक से, ऑप्शन सी असम से, या ऑप्शन डी ओडिशा से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन जो है डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोटी पुआ जो है ये आपके किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा से। गोटी पुआ में क्या होता है कि जो छोटे लड़के जो होते हैं ना वो लड़की की तरह सजते हैं और फिर उसमें जो है नृत्य करते हैं। तो याद रखिएगा गोटी पुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा से। अगर हम बात करें ओडिशा से जो है कि आपका कौन कौन सा लोक नृत्य संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम ओडिशा की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस दलखाई नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दलखाई नृत्य जो है ये आपके किस राज्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दलखाई नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है ये ओडिशा से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाला नृत्य जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाला नृत्य जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी जो है ओडिशा से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा कुथिया बारी जो है ये कहाँ से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुथिया बारी जो है ये आपके ओडिशा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कुथिया बारी जो है ये कहाँ से संबंधित है, ये ओडिशा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अगर हम उड़ीसा की बात करें गाइस तो केंदारा जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा केंदारा जो है ये उड़ीसा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइस बिहार। बिहार में जैसे आपको याद रखना है विदेशिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विदेशिया जो है गाइस याद रखिएगा ये बिहार का हो गया। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है विदेशिया के अलावा गाइस आपको याद रखना है जो हो गया सामा चकवा। सामा चकवा जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सामा चकवा जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सामा चकवा जो है ये भी बिहार का लोक नृत्य हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपका जो है रासलीला जो है ये कहाँ का है, रासलीला गाइस याद रखिएगा ये बिहार का भी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, या ऑप्शन डी बृहस्पति। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपके बृहस्पति को जो है किस नाम से जानते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति को जो है जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा रही हूँ जो कि आपको याद रखना है। जुपिटर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें जो है उपग्रहों की संख्या जो है ये कितनी है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो है उपग्रहों की संख्या की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा बृहस्पति में जो है कितने उपग्रह है गाइस, तो याद रखिएगा 67 जो है इसमें उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति में जो है ये कितने उपग्रह 67 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है गैनीमेड जो है गाइस याद रखिएगा गैनीमेड। यहाँ पे आपको जो मैं पॉइंट लिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गैनीमेड जो है ये किसका
किसका उपग्रह है? तो याद रखिएगा गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। गैनीमेड जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का जो है गाइस याद रखिएगा बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गैनीमेड जो है गाइस याद रखिएगा ये बृहस्पति का जो है उपग्रह है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस याद रखिएगा, ये बृहस्पति का उपग्रह है, लेकिन जो गैनीमेड जो है गाइस याद रखिएगा बृहस्पति के उपग्रह होने के साथ साथ गाइस याद रखिएगा ये जो है सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये बृहस्पति का उपग्रह जो है गैनीमेड ये सौर मंडल का जो है गाइस याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है गैनीमेड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गाइस याद रखिएगा ये गैनीमेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उपग्रह है, ठीक है, गैनीमेड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा अनुसूची है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, या ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची, या ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि पहले जो था वो कितनी अनुसूची थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो अनुसूची थी वो 8 अनुसूची थी, लेकिन अब जो है वो अनुसूची कितनी है गाइस, तो अब जो अनुसूची है वो 12 है। तो जो है 9वीं अनुसूची जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था जो कि भूमि सुधार से था। तो अब यहाँ पे जो है हम एक एक अनुसूची को डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं ये दल बदल विरोधी कानून जो है ये किस अनुसूची से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून से आपको क्या याद रखना है गाइस, तो इसे जो है जोड़ा गया था, यानी कि ये पहले 8 ही था तो ये 10वीं है, तो इसे जोड़ा गया था गाइस। तो याद रखिएगा इसे जो है 10वीं अनुसूची को जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10वीं अनुसूची को जो है गाइस याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है गाइस याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है गाइस याद रखिएगा जोड़ा गया था, जो कि अगर हम बात करें कि 52वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 1985 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो है ये क्या है गाइस, तो आपको याद रखना है 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किसमें गई, तो ये आपको ध्यान रखना है 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किसमें गई, तो ये आपको ध्यान रखना है 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये 8वीं अनुसूची में है, ये भी आपको ध्यान रखना है 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किसमें है, तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये 8वीं अनुसूची में। उसके बाद अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें गाइस, तो 9वीं अनुसूची में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भूमि सुधार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना। तो ये भूमि संविधान से संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना, जो कि ये आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो इसवी पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें गाइस, तो 7वीं अनुसूची में आपको याद रखना है कि इसमें जो है इसमें क्या कहा गया है गाइस, तो याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा जो है ये किस अनुसूची में, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है गाइस याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा जो है किसमें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्यों के बीच जो है गाइस याद रखिएगा शक्तियों का बंटवारा जो है ये किसमें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों
नदियों का बंटवारा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किस में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। इसी 7वीं अनुसूची में जो है गाइस ये आपको याद रखना है 3 अनुसूची का उल्लेख है, ठीक है। इसी में जो है 3 अनुसूची का उल्लेख है। अगर हम बात करें कि इसमें जो है 3 अनुसूची जो है आपका कौन कौन सा है, तो पहले आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची से आपको याद रखना है, पहला जो है आपका जो है कौन सा सूची है, पहला जो है ये आपका राज्य सूची का उल्लेख इसी में है गाइस। उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद जो है आपका जो है दूसरा जो है ये कौन है, संघ सूची है। और तीसरा जो है आपका समवर्ती सूची, इसी में जो है उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन 3 सूची का उल्लेख जो ये किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे डबल स्टार आप लगा लीजिएगा, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे मैं ट्रिपल स्टार लगा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। स्टार लगाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको नोट करिएगा, जो कि आपका 7वीं अनुसूची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी ज्वारनद बनाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, या ऑप्शन डी महानदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ज्वारनद बनाती है। अगर हम बात करते हैं कि ज्वारनद जो है ये किसे कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जो है गाइस याद रखिएगा मीठा पानी जो है गाइस याद रखिएगा, जहाँ जो है आपको याद रखना है कि जो मीठा पानी जो होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जो है ज्वारनद किसे कहते हैं, पहले आपको ये समझना है। तो मीठा पानी अगर गाइस याद रखिएगा, मीठा पानी जो है ये किससे मिलती है गाइस, तो याद रखिएगा मीठा पानी जो है ये समुद्र से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। मीठा पानी जो है समुद्र से मिलती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र से मिलती है तो उसे जो है हम क्या कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसे जो है हम ज्वारनद कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नर्मदा नदी से बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको नर्मदा नदी से याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो है याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की, आपको याद रखना है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी ये जो है आपकी नर्मदा नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गाइस, अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इस नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1310 किलोमीटर जो है गाइस, याद रखिएगा इस नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1310 किलोमीटर जो है ये आपकी जो है याद रखिएगा नर्मदा नदी की लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नर्मदा नदी से ही रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो है हम नर्मदा नदी से बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद याद रखिएगा गाइस नर्मदा नदी को जो है कि इसको जो है किस नाम से जाना जाता है गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है नर्मदा नदी को जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है रीवा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रीवा के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रीवा के, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी को जो है रीवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। मैं एक एक चीज को क्लियर कर रही हूँ गाइस, प्लीज आप सब नोट जरूर बनाते चलिएगा। रीवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है गाइस। यहाँ पे अगर आपको ये याद रखना है कि जैसे कि तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम जो था पंपा था, उसी हिसाब से गाइस आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। तो वो भी आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो ये भी नर्मदा नदी का भी याद रखिएगा कि इसे जो है रीवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी का जो है ये उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है इसका जो है अमरकंटक से जो है इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी के अगर हम उद्गम के बारे में बात करें गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम उद्गम की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक के पहाड़ी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक पहाड़ी से जो है गाइस याद रखिएगा ये किस नदी का उद्गम होता है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी का भी होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो आपके ऑप्शन है अशोक महान के शासनकाल में, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि कालिदास की जो है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम रचना के बारे में बात करें कि कालिदास की सबसे इम्पोर्टेंट रचना कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेघदूत जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेघदूत जो है गाइस याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मेघदूत जो है ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये कालिदास की रचना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी रचना है जो कालिदास की रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रघुवंश जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रघुवंश जो है याद रखिएगा ये भी कालिदास की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस रघुवंश के अलावा जो है गाइस आपको याद रखना है और कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा कुमार संभव जो है ये किसकी रचना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुमार संभव जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है कालिदास की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुमार संभव जो है ये किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे, तो इनका शासनकाल भी इम्पोर्टेंट बनता है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था ये कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 380 से लेके 412 ईस्वी तक जो है गाइस याद रखिएगा। 380 से लेकर 412 ईस्वी तक जो है गाइस याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। 380 से लेकर 412 ईस्वी तक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इब्ने बतूता, ऑप्शन सी अल बुरूनी, या ऑप्शन डी सरुद्दीन हसन निजामी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक जो है ये आपको ध्यान रखना है सदरुद्दीन हसन निजामी जो है गाइस याद रखिएगा ये ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक है। अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जानकारी देने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत की जानकारी देने वाला गाइस याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की जानकारी देने वाला पहला जो है गाइस याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की जानकारी देने वाला पहला जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत की जानकारी देने वाला पहला ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की जानकारी देने वाला, जो कि दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश खिलजी वंश आपने पढ़ा होगा। तो बताइए दिल्ली सल्तनत की जानकारी देने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत की जानकारी देने वाला पहला ग्रंथ जो है गाइस याद रखिएगा ये है ताजुल मासिर जो है, ये आपको याद रखना है। ये पहला ग्रंथ है जो किसने लिखा था, सदुद्दीन हसन निजामी ने लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं रहेला पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रहेला जो है ये इब्ने बतूता के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। रहेला जो है किसके द्वारा लिखा गया था, इब्ने बतूता के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है तहकीके हिंद जो है गैस याद रखिएगा। तहकीके हिंद जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक जो है गैस याद रखिएगा। तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक जो है याद रखिएगा ये अमीर खुसरो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस अलबरूनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस अमीर खुसरो के बारे में, तो याद रखिएगा तुगलकनामा जो है ये किसने लिखा था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुगलकनामा जो है गैस याद रखिएगा तुगलकनामा के लेखक कौन है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुगलकनामा के लेखक जो है गैस याद रखिएगा अमीर खुसरो है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्हें तोताए हिंद के रूप में भी जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पत्ती के नारंगी रंग के कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो आप पत्ती का कलर देख सकते हैं पिक्चर में गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये आपको बिल्कुल नारंगी के कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका आखिर कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण होता है, या ऑप्शन डी कैरोटीनोइड के कारण होता है, या ऑप्शन डी एल्डिहाइड के कारण होता है। तो बताइए कि पत्तियों का जो नारंगी रंग होता है ये किसके कारण
होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पत्तियों का नारंगी रंग होता है या फिर गाइस याद रखिएगा नारंगी रंग होता है, या फिर आपको क्या याद रखना है गाइस, नारंगी रंग, या फिर आपको यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है नारंगी या सुनहरा रंग जो होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नारंगी या फिर सुनहरी रंग जो होती है गाइस, याद रखिएगा ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नारंगी या फिर सुनहरा रंग जो है, सुनहरे रंग का जो पत्ता होता है, ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये किसकी वजह से, तो याद रखिएगा ये जो होता है ये कैरोटीनॉइड की वजह से होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कैरोटीनॉइड की वजह से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नारंगी या फिर सुनहरा कह लीजिए, ये किसकी वजह से होता है, कैरोटीनॉइड की वजह से, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आपको याद रखना है एथोसाइनिन की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एथोसाइनिन की वजह से जो है ये पत्तियों का रंग जो है गाइस आपको याद रखना है, ये जो होता है ये लाल होता है, लाल होता है, या फिर जो है कौन सा रंग होता है गाइस, ये आप लाल ले लीजिए, या फिर जो है ये कौन सा रंग होता है गाइस, ये गुलाबी जो होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये जो है एथीसाइनिन की वजह से होता है। पत्तियों का रंग लाल या फिर गुलाबी जो है ये किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा एथोसाइनिन की वजह से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है पत्तियों का रंग जो है गाइस याद रखिएगा हरा जो होता है, ये किसकी वजह से होता है, हरा जो होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, हरा होता है, किसकी वजह से हरा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल की वजह से जो है ये हरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम बात करें पत्तियों के रंग के बारे में बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि पत्तियों का हरा रंग जो है ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो पत्तियों का गाइस याद रखिएगा पत्तियों का लाल या गुलाबी रंग जो होता है ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एंथोसायनिन की वजह से। और हरा होता है क्लोरोफिल के कारण की वजह से, और नारंगी या फिर सुनहरी रंग की जो होती है वो कैरोटीनॉइड की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषाणु में क्या होता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन डी प्रोटीन और लिपिड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है ये विषाणु में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसबॉल में, ऑप्शन बी शतरंज में, ऑप्शन सी वॉलीबॉल में, या ऑप्शन डी क्रिकेट में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है, जो है आपके बेसबॉल में जो है गाइस याद रखिएगा 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बेसबॉल में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल के अलावा आपका और किस में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है। खो-खो में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। खो-खो में भी जो है ये आपके कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 9 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा क्रिकेट में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी जो है शतरंज में होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपको याद रखना है कि आपका जो है वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में जो गाइस ये आपको याद रखना है 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें शतरंज में जो है गाइस याद रखिएगा, तो आपका जो है शतरंज में 2 खिलाड़ी होता है, और जो है ये किस में 2 खिलाड़ी होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। शतरंज के अलावा गाइस आपको याद रखना है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्सिंग में जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बॉक्सिंग में भी जो गाइस आपका जो है याद रखिएगा ये 2 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में भी आपका कितने खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट हो गया, इसके अलावा गाइस आपको याद रखना है हॉकी में भी जो है ये आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में गाइस याद रखिएगा ये जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस आपको याद रखना है पोलो और वाटर पोलो की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है मेरा प्रश्न है कि वाटर पोलो में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं गाइस, याद रखिएगा उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो याद रखिएगा वाटर पोलो अलग होता है खेल, और पोलो जो है ये अलग होता है खेल। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें कि इस दोनों में जो है ये खिलाड़ी कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको जो है कमेंट करके बताना है कि इस दोनों में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा गाइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 18 है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड से, ऑप्शन बी मेघालय से, ऑप्शन सी असम से या ऑप्शन डी त्रिपुरा से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये नागालैंड में मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो हॉर्नबिल उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिएगा कि ये जो है ये उत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये हर साल जो है गाइस याद रखिएगा ये कब आयोजित किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि हॉर्नबिल उत्सव जो है गाइस ये आपको याद रखना है ये हर साल एक से लेकर जो है गाइस याद रखिएगा एक से लेकर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा एक से लेकर जो है ये 10 दिसंबर तक जो है गाइस याद रखिएगा एक से लेकर जो है गाइस ये आपको याद रखना है 10 दिसंबर तक जो है याद रखिएगा 1 से लेकर 10 दिसंबर तक जो है ये आयोजित होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक तो जो है गाइस ये आपको याद रखना है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक जो है ये आयोजित होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं गाइस कि नागालैंड का कुछ उत्सव जैसे कि आपको याद रखना है जैसे हॉर्नबिल उत्सव हो गया जो कि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मीमकुट उत्सव। मीमकुट उत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ का है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। मीमकुट उत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ का है तो ये आपके जो हो गया ये आपका हो गया गाइस नागालैंड का हो गया ये आपको ध्यान रखना है। तो मीमकुट उत्सव हो गया। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है और कौन सा उत्सव हो गया गाइस तो याद रखिएगा बूसू बूसू दीमा जो है ये कहाँ का हो गया गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। बूसू दीमा जो है ये कहाँ का हो गया गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। बूसू दीमा जो है ये नागालैंड का हो गया ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है सिकरेनी उत्सव जो है ये कहाँ का हो गया गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। सिकरेनी उत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ का हो गया गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। सिकरेनी उत्सव जो है ये भी आपको ध्यान रखना है ये आपके नागालैंड का हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इन सारी चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्युत धारा प्रवाहित करना, ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्युत धारा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करना, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण रखना, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर का जो मुख्य कार्य होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग को पूर्ण करना जो है इसका मुख्य कार्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 9 भागों में या ऑप्शन डी 7 भागों में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आईने अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि आईने अकबरी में जो है सबसे अंतिम भाग जो है इसका कौन सा है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आईने अकबरी का सबसे अंतिम भाग जो है ये कौन सा है गाइस तो ये आपको याद रखना है कि आईने अकबरी का सबसे अंतिम भाग जो है ये आपका जो है अकबरनामा जो है गाइस याद रखिएगा। अकबरनामा जो है गाइस याद रखिएगा ये आईने अकबरी का जो है सबसे अंतिम भाग है। तो अकबरनामा जो है गाइस याद रखिएगा आईने अकबरी का जो है ये सबसे अंतिम भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अकबरनामा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अकबरनामा जो है ये किसने इसको जो है अकबरनामा के जो लेखक है ये कौन है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबरनामा के जो लेखक है गाइस ये आपको ध्यान रखना है अबुल फजल जो है गाइस याद रखिएगा। अकबरनामा के लेखक कौन है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है अबुल फजल जो है ये अकबरनामा के लेखक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबुल फजल के बारे में गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर के जो है 9 रत्नों में से एक कौन था गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि पूछा ही जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ये आपको ध्यान रखना है। 9 रत्नों में से एक था गाइस। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन था गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है अबुल फजल जिसने अकबरनामा की रचना की है। ये आपको ध्यान रखना है। 9 रत्नों में से एक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो आज का जो सेशन था गाइस जो आपका जो सेट था सेट 49 वो यही कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ कहीं से भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। मैं उसे जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड सेकेंड चीज
प्लीज गाइज आप सभी नोट जरूर करिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन करिएगा। तो जो जो चीज आपको पता है प्लीज उसको नोट नहीं करिए, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता, मैं इसमें जितना भी पढ़ाई हूँ, अगर इसमें से आपको कुछ चीज नहीं पता है गाइज, तो प्लीज उसको नोट करिए एंड रिवीजन करिए, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर सेट है। मैं इसमें हर एक पॉइंट को क्लियर की हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्लीज गाइज नोट करिए, ठीक है। तो गाइज आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सेशन है वो से 49 जो है वो कंप्लीट होता है। और गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है, अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है, तो प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।